कौन हूं विषय के दूसरे अध्याय आत्मा चेतना का रिकॉर्ड में गहराई से जाएंगे। अगर आप जल्दी से जानकारी पाना चाहते हैं तो आप प्लेबैक की गति को 8.5 गुना बढ़ा सकते हैं। आत्मा एक रहस्य है, शरीर से परे और एक सूक्ष्म शक्ति है। पहले कई लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे स्पष्टता की बजाय भ्रम ही छोड़ गए। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में कहानियां हमें आत्मा को दिखाई देने वाली और छूने योग्य चीज के रूप में बताती हैं, लेकिन ये केवल प्रतीक हैं। वैज्ञानिकों ने उपकरणों और प्रयोगों से इसे साबित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। इन दोनों समूहों ने आत्मा के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे आत्मा को पूरी तरह से समझ नहीं पाए और हमें फिर से शुरुआत में आत्मा के बारे में जो संदेह था वहीं ला खड़ा किया। वास्तव में आत्मा के बारे में जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में हमारे पास केवल सिद्धांत हैं। ये ज्यादातर अनुभव की बजाय कल्पनाओं पर आधारित हैं। आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का एक तरीका है, वो है योगी का मार्ग। एक योगी पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित हो जाता है। वे मन को आत्मा में मिला देते हैं और आत्मा को परम सत्य यानी भगवान में मिला देते हैं। इससे वे विचारों और अहंकार के बादलों को पार कर पाते हैं। इस गहरी जागरूकता की अवस्था में यानी पूर्ण ध्यान में योगी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। वे आत्मा की जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की यात्रा का पता लगा सकते हैं। इसलिए आत्मा की समझ सिद्धांत से नहीं बल्कि सीधे अनुभव से आती है। यह स्वीकार करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। धर्म में अत्यधिक विश्वास रखने वाले लोग पीढ़ियों से सुनी कहानियों पर ही भरोसा करेंगे। विज्ञान पर निर्भर लोग मापने योग्य प्रमाण चाहेंगे। लेकिन आत्मा की सच्ची समझ विश्वासों और प्रमाणों से परे होती है। यह समझाने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं। इसका उपयोग जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, रहस्यवाद, योग जैसे कई संदर्भों में किया गया है। लेकिन वास्तव में इसे समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। ब्रह्मांड में हर भौतिक वस्तु के 5 आयाम होते हैं: लंबाई, चौड़ाई, गहराई, चरित्र और निरपेक्ष स्थान या शिवम। पहले 3 भौतिक रूप से संबंधित हैं, ये हमें पता है। चौथा आयाम चरित्र अधिक सूक्ष्म है। यह एक वस्तु में मौजूद ऊर्जा है। यही आत्मा को विशेष गुण देता है। ध्वनि, स्वाद, गंध ये सभी चरित्र के कारण आते हैं। इस चौथे आयाम को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। इस ब्रह्मांड को एक बड़े अनंत खेल के मैदान की तरह कल्पना करें। यह खेल का मैदान असंख्य छोटे ऊर्जा कणों से भरा होता है। ये कण ब्रह्मांड की हर वस्तु में हैं, खाली अंतरिक्ष में भी हैं। इन कणों को पंचभूतों में से एक आकाश कण मतलब आकाशिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इनके बारे में हम बाद के वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। अभी के लिए इन्हें चार्ज किए गए कण मान लें। ये कण बच्चों की तरह हैं, जीवन से भरे होते हैं और हमेशा गतिमान रहते हैं। वे अविश्वसनीय गति से इधर उधर भागते रहते हैं। वे कभी आराम नहीं करते, हमेशा एक दूसरे से टकराते, खेलते और खोजते रहते हैं। जब ये छोटे कण इधर उधर घूमते हैं तो वे अपने आसपास के खाली स्थान के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यह बच्चों के शांत तालाब में खेलने जैसा है। जब बच्चे शांत तालाब को हिलाते हैं तो क्या होता है? लहरें यानी तरंगें आती हैं, है ना? जैसे बच्चे तालाब में तरंगें बनाते हैं, वैसे ही ये छोटे कण भी जब अंतरिक्ष में मौजूद स्थिरता के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो वे छाया तरंग कण मतलब शैडो वेव पार्टिकल्स बनाते हैं। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु आकाश कणों से बनी है, इसलिए ये तरंगें हर वस्तु के अंदर होती हैं। ब्रह्मांड में हर वस्तु के अंदर के अंतरिक्ष में ये तरंगें भरी होती हैं, इसलिए ये छाया तरंग कण बनने की प्रक्रिया ब्रह्मांड की हर वस्तु में, हर जीव में होती है। इन्हें साधारण तरंग कणों की बजाय छाया तरंग कण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका एक सूक्ष्म अदृश्य स्वभाव होता है। यह भौतिकी में हमें ज्ञात सामान्य तरंग कणों जैसे प्रकाश तरंगें या ध्वनि तरंगें से अलग होते हैं। ये छाया तरंग कण मतलब शैडो वेव पार्टिकल्स बहुत सूक्ष्म अदृश्य स्थिति में रहते हुए वस्तुओं या जीवों के लक्षणों को और भी गुप्त रूप से प्रभावित करते हैं। ये छाया तरंग कण सामान्य भौतिकी में ज्ञात तरंगों की तरह प्रसारित नहीं होते। इनमें हमारे रोजमर्रा के विभिन्न अनुभवों में बदलने की अद्भुत शक्ति होती है। ये छाया तरंग कण विभिन्न वस्तुओं में रहते हैं और जब वे हमारे साथ संपर्क करते हैं
तो हमें विभिन्न अनुभूतियां होती हैं। इन अनुभूतियों पर कुछ उदाहरण लेते हैं। पहली अनुभूति के रूप में ध्वनि यानी साउंड। हम रोज सुनने वाली पक्षी की गीत में मौजूद मेलोडी, पत्तों की सरसराहट या संगीत, ये सभी इन छाया तरंग कणों के उन चीजों में कंपन करने से हमें ध्वनि तरंगों के रूप में अनुभव होते हैं। गर्मी यानी हीट। हमारी त्वचा पर सूर्य की गर्मी या आग से आने वाली गर्मी, ये सभी इन छाया तरंग कणों द्वारा हमें थर्मल ऊर्जा के रूप में अनुभव कराए जाते हैं। स्वाद यानी टेस्ट। हम जो पके आम की मिठास या मिर्च की तीखापन का आनंद लेते हैं, ये सभी इन छाया तरंग कणों के हमारे स्वाद कलिकाओं के साथ संपर्क करने पर हम अनुभव करते हैं। गंध यानी स्मेल। हम जो बारिश की ताजी गंध या फूल की सुगंध का आनंद लेते हैं, ये सभी इन छाया तरंग कणों के हमारी गंध ज्ञान के साथ संपर्क करने पर आने वाला परिणाम है। इन छाया तरंग कणों की तरंगें या लहरें जब ब्रह्मांड में विलीन होती हैं तो वे अपने विशेष निशान छोड़कर परम अंतरिक्ष यानी शिव के साथ एक हो जाती हैं। इसलिए ये अनुभूतियां हमारे आसपास की हर चीज के लिए एक चरित्र बनाती हैं। जैसे हर व्यक्ति को उसके अनुभवों से एक विशेष व्यक्तित्व मिलता है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी हर वस्तु को इन छाया तरंग कणों के कारण उसका अपना विशेष चरित्र होता है। ये इस तरह कई प्रकार की अनुभूतियां बनाकर हर वस्तु को ब्रह्मांड में एक विशेष अस्तित्व और सार देते हैं। अब आप जो विषय समझ रहे हैं वह अब से और भी रोचक होने वाला है। जब ये छाया तरंग कण नृत्य करते हुए शून्य में विलीन हो रहे होते हैं तो वे अपने पीछे कुछ अदृश्य शक्तिशाली चीज छोड़ जाते हैं। वही है चुंबकीय तरंग क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक वेव फील्ड। इन छाया तरंग कणों का हर संपर्क, उनसे उत्पन्न होने वाली लहरें इस अदृश्य क्षेत्र में एक स्मृति पुस्तक की तरह दर्ज हो जाती हैं। यह चुंबकीय तरंग क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक वेव फील्ड एक कथाकार की तरह काम करता है। यह हर वस्तु में मौजूद आकाश कणों के सभी संपर्कों को याद रखता है। और कहें तो यह चुंबकीय तरंग क्षेत्र केवल वस्तुओं के अंदर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की हर चीज के साथ उस वस्तु या प्राणी के छोटे से बड़े तक के सभी संपर्कों को याद रखता है। इसलिए ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, छोटे पत्थर से लेकर बड़े तारे तक, उनके किए गए संपर्कों को उनमें छिपी कहानी की तरह यह चुंबकीय तरंग क्षेत्र साथ ले जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हर वस्तु के आकाश कण उस वस्तु के अंदर मौजूद अंतरिक्ष के साथ संपर्क करते हैं, छाया तरंग कणों को लहरों की तरह बनाते हैं। ये हमारे अनुभव करने वाली संवेदनाओं को जन्म देते हैं। ये कण फिर से अंतरिक्ष या शून्य या शिव में विलीन होते समय वे एक छाप छोड़ जाते हैं। यह वहां एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक स्मृति की तरह है जो वस्तु के चरित्र और अनुभवों की कहानी को संजोए रखता है। अब तक मैंने चुंबकीय क्षेत्र, चरित्र और छाया तरंग कणों के निर्माण के बारे में स्पष्ट किया है। अब हम चेतना के सार्वभौमिक नियम के बारे में देखेंगे। यह पहले हमने जो अवधारणाएं सीखीं उन सभी को जोड़ता है। इस विशाल ऊर्जा कणों के खेल के मैदान में चेतना का सार्वभौमिक नियम नामक एक रोचक नियम है। इसके अनुसार जब एक नया ऊर्जा कण किसी समूह में शामिल होता है, जैसे खेल के मैदान में एक नया बच्चा दोस्तों के समूह में शामिल होकर उनके खेल के नियम सीखता है, उसी तरह ये ऊर्जा कण उस समूह के सभी अनुभवों और गुणों को अवशोषित कर लेते हैं जिसमें वे शामिल होने वाले हैं। वह उनकी साझा कहानी का हिस्सा बन जाता है। इस चेतना के सार्वभौमिक नियम को और अच्छी तरह समझने के लिए पेड़ पर बढ़ रहे आम के फल को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जब आम का फल पेड़ से पोषक तत्व खींचता है तो नए कण आम में मौजूद पुराने कणों के साथ मिल जाते हैं। ये नए कण खाली या रिक्त नहीं होते। वे पौधे के माध्यम से अपनी यात्रा में प्राप्त अनुभवों के साथ ये नए कण अपनी खुद की कहानियों के साथ आते हैं। जब ये नए कण आम में शामिल होते हैं तो वे आम में मौजूद कणों की सामूहिक स्मृति को अवशोषित करके उसका हिस्सा बन जाते हैं। जैसे एक नया खिलाड़ी टीम में शामिल होकर तुरंत टीम की रणनीति और इतिहास समझ लेता है, ये नए कण भी तुरंत आम में पहले से मौजूद सभी कणों की विशेषताओं को सीख लेते हैं। जैसे रेडियो तरंगें अलग अलग आवृत्तियों और चैनलों को ले जा सकती हैं, चुंबकीय क्षेत्र इन छाया तरंग कणों द्वारा उत्पन्न सभी संवेदी अनुभवों और उनके निशानों को ले जाता है।
जब आप इस आम के फल के साथ संपर्क करते हैं तो इस आम के निशानों को यह चुंबकीय क्षेत्र आपकी इंद्रियों को प्रसारित करता है, जिससे आप आम की गंध और स्वाद जैसे गुणों को समझ पाते हैं। यहां बताया गया चुंबकीय क्षेत्र केवल शारीरिक संवेदनाओं ही नहीं बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म निशानों को भी रखता है। यह चुंबकीय क्षेत्र जीवित या निर्जीव हर वस्तु के चारों ओर एक ऊर्जा बादल जैसा कुछ बनाता है। इस तरह यह चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है कि हम किसी वस्तु या प्राणी को कैसे समझते हैं और उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए कभी-कभी जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो तुरंत एक विशेष माहौल, शांत, उत्तेजित या खुश महसूस करते हैं। यह अनुभूति चुंबकीय क्षेत्र का काम है। यह चुंबकीय क्षेत्र आपके पिछले अनुभवों और भावनाओं के सूक्ष्म निशान को ले जाकर आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है। चुंबकीय क्षेत्र हमारे आसपास होने वाली सभी बातचीत की याद रखता है। यह न केवल भौतिक रूप से बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी याददाश्त को संग्रहित करता है। यह किसी वस्तु या प्राणी की भविष्य की स्थितियों को प्रभावित करने वाला ऊर्जात्मक ब्लूप्रिंट जैसा है। जब आप किसी अन्य वस्तु या प्राणी के क्षेत्र में संपर्क में आते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र आपको यह महसूस कराता है कि आप कैसे सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। इसलिए कुछ स्थान या लोग हमें एक विशेष अनुभव देते हैं क्योंकि वे स्थान अपने चुंबकीय क्षेत्र में जमा अनुभवों को ले जाते हैं। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ऊर्जा कण या आकाश कण अपनी बातचीत के माध्यम से छाया तरंग कणों को उत्पन्न करते हैं, जो बाद में चुंबकीय क्षेत्रों के बनने में मदद करते हैं। इन ऊर्जा कणों और उनके द्वारा उत्पन्न तरंगों की इस निरंतर गतिविधि को जीवन शक्ति या प्राण शक्ति कहा जाता है। जीवन शक्ति या प्राण शक्ति जीवित और निर्जीव चीजों में मौजूद प्राथमिक ऊर्जा या तेज जैसी है। यह ब्रह्मांड में हर चीज को खड़ा रखने या जीवन देने वाली गतिशील प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले कहा था, जीवन शक्ति केवल जीवित प्राणियों तक सीमित नहीं है, यह हर चीज में है। पत्थर से लेकर पेड़ तक, पेड़ से लेकर मनुष्यों तक, सब में है। यह सभी वस्तुओं के अस्तित्व और सार को बनाए रखने वाली अदृश्य शक्ति है। यह जीवन शक्ति सभी चीजों को अपने तरीके से जीवंत रखती है। इसलिए जीवन शक्ति या प्राण शक्ति बाहरी रूप यानी बाहर दिखने वाले रूप और आंतरिक सार को प्रभावित करती है। जीवों के मामले में इस प्राण शक्ति में व्यवहार, भावनाएं और विचार जैसे लक्षण होते हैं। निर्जीव वस्तुओं के मामले में यह प्राण शक्ति पत्थर की बनावट या फूल की सुगंध जैसी विशेष विशेषताओं को प्रभावित करती है। जब हम किसी के चरित्र के बारे में बात करते हैं तो हम केवल व्यक्तित्व के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन वास्तव में यह चरित्र बहुत गहरा है। इसलिए यह चरित्र उस जीव या वस्तु के सभी गुणों और सभी अनुभवों को दर्शाता है। मनुष्यों में यह चरित्र हमारे सभी कार्यों और अनुभवों की छाप से बनता है, जिन्हें हम कर्म भी कहते हैं। यह कर्म या चरित्र एक कॉस्मिक डायरी की तरह है, जो हमने कभी भी किया या सोचा या महसूस किया हर चीज को रिकॉर्ड करता है। यह डायरी केवल बाहर तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे मन के शक्तिशाली कार्यों में गहराई से जाती है। इसमें हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी विजय, हमारे दुख और खुशी के क्षण और हमारी सभी आकांक्षाएं शामिल हैं। यह हमारे भौतिक शरीर से परे हमें हम बनाने वाला एक संग्रह है। इसलिए जब हम इस चौथे आयाम के बारे में बात करते हैं, इस अदृश्य शक्तिशाली सार के बारे में, या हम अपने आसपास की हर चीज की पूरी कहानी के बारे में बात करते हैं, यह हमारे द्वारा हर दिन देखे और अनुभव किए जाने वाले संसार को आकार देता है। यह सभी कणों, सभी कहानियों, सभी जीवनों को जोड़कर एक अद्भुत डिजाइन बुनने वाला अदृश्य धागा जैसा है। यह इस ब्रह्मांड को अर्थ और उद्देश्य देने वाली मौन शक्ति जैसी है। चौथे आयाम का गहरा अर्थ यह है कि यह हर जीव, हर वस्तु और हर क्षण के सार यह हमारे मन के यह हमारे द्वारा हर दिन देखे और अनुभव किए जा यह हमारे मन के शक्तिशाली कार्यों में गहराई से जाती है। इसमें हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी विजय, हमारे दुख और खुशी के क्षण और हमारी सभी आकांक्षाएं शामिल हैं। यह हमारे भौतिक शरीर से परे हमें हम बनाने वाला एक संग्रह है। इसलिए
जब हम इस चौथे आयाम के बारे में बात करते हैं, इस अदृश्य शक्तिशाली सार के बारे में, या हम अपने आसपास की हर चीज की पूरी कहानी के बारे में बात करते हैं, यह हमारे द्वारा हर दिन देखे और अनुभव किए जाने वाले संसार को आकार देता है। यह सभी कणों, सभी कहानियों, सभी जीवनों को जोड़कर एक अद्भुत डिजाइन बुनने वाला अदृश्य धागा जैसा है। यह इस ब्रह्मांड को अर्थ और उद्देश्य देने वाली मौन शक्ति जैसी है। चौथे आयाम का गहरा अर्थ यह है कि यह हर जीव, हर वस्तु और हर क्षण के सार को समाहित करने वाला हमारी आंखों से अदृश्य शक्तिशाली अस्तित्व है। यह चौथा आयाम ऊर्जा और चेतना की भाषा में लिखी गई पूरे ब्रह्मांड की कहानी बताने वाला सार है। यह हमारे जाने हुए हर चीज को बनाता और आकार देता है। भविष्य में हमारे द्वारा खोजी जाने वाली चीजों को भी प्रभावित करता है। अब चरित्र नामक चौथे आयाम के बारे में जानने के बाद आइए अंतिम आयाम यानी निरपेक्ष स्थान या शिवम में प्रवेश करें। जैसा कि हमने ऊपर देखा, आम जैसी वस्तु के अंदर के कण उसके आसपास के अंतरिक्ष के साथ बातचीत करके छाया तरंग कणों को बनाते हैं और उसके माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। कणों के बातचीत करने वाले इस अंतरिक्ष को निरपेक्ष अंतरिक्ष या शिवम कहते हैं। निरपेक्ष स्थान ब्रह्मांड में सर्वव्यापी प्राथमिक तत्व है। यह सभी भौतिक और अभौतिक क्रियाओं के होने का स्थान है। यह केवल वस्तुओं के बीच हम देखने वाला खाली स्थान ही नहीं है, यह हर वस्तु के अंदर और बाहर मौजूद एक गहरा सर्वव्यापी तत्व है। यह सभी कणों, वस्तुओं और ऊर्जाओं के रहने और बातचीत करने का मंच जैसा है। निरपेक्ष स्थान या शिवम इन कणों की बातचीत के लिए आवश्यक परिस्थितियां या माध्यम प्रदान करता है। इसके बिना किसी भी चीज के अस्तित्व के लिए जगह नहीं होगी। इसलिए निरपेक्ष अंतरिक्ष केवल वस्तुओं के बीच का खाली स्थान नहीं है, यह वह मूल सार है जिससे सब कुछ बना है। इस तरह 5 आयामों के बारे में जानने से अब आत्मा क्या है यह समझना आसान हो जाता है। आम के उदाहरण की तरह मनुष्य के शरीर में भी कोशिकाओं और अंगों में मौजूद ऊर्जा कण एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। जब ये ऊर्जा कण शरीर के अंदर के स्थान के साथ संपर्क करते हैं तो वे एक विशेष प्रकार की चुंबकीय तरंग बनाते हैं, जिसे जैव चुंबकीय तरंग मतलब बायोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ऊपर बताए गए ऊर्जा कण या आकाश कण सभी चीजों को बनाने के लिए निर्धारित मूल इकाइयां हैं। जब वे जीवित शरीर में संपर्क करते हैं तो वे जैव चुंबकीय ऊर्जा पैदा करते हैं। जैव चुंबकीय ऊर्जा शरीर में ऊर्जा कणों की गतिविधि से उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। यह जैव चुंबकीय तरंग सीधे नहीं जाती, यह भंवर जैसा प्रभाव बनाते हुए पूरे शरीर में घूमती है। इसे पूरे शरीर में घूमने वाली सर्पिल ऊर्जा की तरह कल्पना करें। यह भंवर जैसा प्रभाव शरीर में एक बिंदु पर बहुत मजबूत होता है। इसे जैव चुंबकीय केंद्र कहते हैं, जो मूलाधार चक्र के पास यानी रीढ़ की हड्डी के अंत में होता है। यहीं सारी ऊर्जा केंद्रित होती है। यह जैव चुंबकीय केंद्र हमारे जीवन के सभी अनुभवों और कार्यों को संग्रहित करता है। जैसे एक बीज में पेड़ बनने के लिए आवश्यक सारी जानकारी होती है, वैसे ही यह हमारे शारीरिक कार्यों से लेकर हमारे गहरे विचारों और भावनाओं तक सब कुछ संग्रहित करता है। हमारे शरीर में मूलाधार चक्र में स्थित जैव चुंबकीय केंद्र को आनुवंशिक केंद्र मतलब जेनेटिक सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ हमारे पूर्वजों से आई विशेषताओं को भी संग्रहित करता है। अगर हम इस आनुवंशिक केंद्र की कल्पना एक बड़े पुस्तकालय के रूप में करें तो इस पुस्तकालय में आपके जीवन में घटी सभी कहानियों वाली किताबें होंगी। आपका हर विचार, कार्य और भावना, साथ ही आपके परिवार से आए अनुभव और गुण भी होंगे। इस पुस्तकालय में मौजूद किताबों का संग्रह आपको आप बनाता है। आपके सभी कार्य, विचार और अनुभव इस आनुवंशिक केंद्र में अदृश्य तरंग पैटर्न के रूप में संग्रहित होते हैं। एक किताब में प्रविष्टियों या कंप्यूटर में डेटा की तरह ये तरंग पैटर्न कभी नहीं मिटते। वे हमेशा वहीं रहते हैं और आपके व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देते हैं। आनुवंशिक केंद्र में ये छाप आपके जीवन भर आपके विचारों, चुनावों और व्यवहार को प्रभावित करती है। ये आपके बच्चों को भी पास होती हैं, उनके गुणों को आकार देती है। हर पीढ़ी के साथ आपके पुस्तकालय में नई किताबें जुड़ती जाती हैं। शारीरिक मृत्यु के बाद आनुवंशिक केंद्र
उसमें संग्रहित सभी जानकारी और विशेषताओं के साथ वैसे ही नहीं रहता। यह सार्वभौमिक चुंबकीय क्षेत्र में एक ऊर्जा कैप्सूल के रूप में जारी रहता है। यह ऊर्जा कैप्सूल आप कौन हैं इस सार को लेकर किसी अन्य व्यक्ति के आनुवंशिक केंद्र में मौजूद छापों से मेल मिलने तक सार्वभौमिक चुंबकीय क्षेत्र में तैरता रहता है। यह आपके पुस्तकालय से एक किताब का दूसरे व्यक्ति के संग्रह में जुड़ने जैसा है। आपके सभी अनुभवों, कार्यों और विरासत में मिली विशेषताओं को ले जाने वाले इस आनुवंशिक केंद्र को ही आत्मा कहते हैं। यह आपकी जीवन कहानी से भी अधिक है। यह आप कौन हैं इसका सार है। आत्मा में आपके सभी कर्म, यानी आपके द्वारा किए गए सभी कार्य और उनके प्रभाव शामिल होते हैं। आत्मन अवेकनिंग के सदस्यों के लिए एक आश्चर्य, ये व्यक्तिगत ऊर्जा कैप्सूल जिस सार्वभौमिक चुंबकीय क्षेत्र में तैरते हैं वह और कुछ नहीं, इसे ही आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्या यह रोचक है? आने वाले वीडियो में हम इन आकाशिक कणों और उनके जादुई आयामों के बारे में गहराई से बताएंगे। बने रहिए। आध्यात्मिक यात्रा पर निकले खोजियों के लिए आत्मा को शब्दों या तर्क से नहीं समझाया जा सकता। मैंने अपनी ओर से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके कोई संदेह हैं तो नीचे टिप्पणी करें।